नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। खुद को देवी का अवतार बताने वाली राधे मां पहली बार मीडिया के सामने आई हैं। एक के बाद एक नए विवादों और आरोपों में घिर रही राधे मां महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नजर आईं। हाथों में त्रिशूल और गुलाब का फूल लिए राधे मां जब मीडिया के सामने आई तो उनके समर्थक माता के जयकारे लगा रहे थे। इस दौरान राधे मां की आंखों में आंसू भी नजर आए। आपको बता दें कि राधे मां पर न सिर्फ एक महिला ने उसके ससुराल वालों को दहेज के लिए उकसाने का आरोप लगाया, बल्कि एक वकील ने पुलिस में राधे मां के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि वो फर्जी धर्मगुरु बनकर अपने भक्तों के साथ अश्लील हरकतें करती है। औरंगाबाद में राधे मां मीडिया के सवालों पर लगातार चुप्पी साधे थी। मीडिया वालों को 15 घंटे इंतजार कराने के बाद जब उनसे ये पूछा गया कि वो अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर क्या कहेंगी, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा न्याय तो ऊपर वाला करेगा। राधे मां भले ही लोगों के सामने नजर आईं, लेकिन इस दौरान वो लगातार मीडिया से बचने की कोशिश करती दिखीं। मीडिया के सवालों से बचने के लिए उन्होंने अपने समर्थकों का सहारा लिया और उनके बीच बैठ गई। इस दौरान राधे मां के समर्थकों ने मीडिया वालों पर अपनी भड़ास निकाली। खुद को देवी का अवतार बताने वाली स्वयंभू धर्मगुरु राधे मां से महाराष्ट्र के औरंगाबाद पुलिस ने पूछताछ की है। वहीं मुंबई पुलिस राधे मां से सोमवार को पूछताछ कर सकती है। राधे मां के खिलाफ शिकायत करने वाली वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने बोरीवली पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया है। फाल्गुनी ने वही वकील है जिसने राधे मां के खिलाफ अश्लीलता फैलाने और ठगी करने का केस दर्ज किया है। पंजाब के लुधियाना में राधे मां के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। हिंदू रक्षा संगठन के राधे मां पर देशद्रोही होने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की, साथ ही पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में राधे मां पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया गया है और राधे मां के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शोभा मुखर्जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में ICU में भर्ती कराया गया है। खबर मिलती है कि यहाँ पे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ओडिशा दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आ गए हैं। वो 2 दिन के ओडिशा दौरे पर थे और उन्हें कटक में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेना था। मुंबई बम धमाके के दोषी याकूब मेमन की फांसी पर आखिरी फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस मिश्रा को मिली जान से मारने की धमकी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जस्टिस मिश्रा को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी मुहैया कराई गई है। उनकी गाड़ी के साथ 4 और गाड़ियां उनके सुरक्षा के लिए लगा दी गई हैं। इसके अलावा जस्टिस मिश्रा के घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जस्टिस मिश्रा को जान से मारने की धमकी एक गुमनाम खत के जरिए दी गई। इस खत के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हुए और जज की चौकसी बढ़ा दी गई। गौरतलब है कि याकूब की फांसी की सजा रोकने से इनकार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय खंडपीठ में न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल पंत और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय शामिल थे। जस्टिस मिश्रा को मिली धमकी के बाद जस्टिस प्रफुल्ल पंत और जस्टिस अमिताभ रॉय के बंगले पर भी कड़ा पहरा कर दिया गया है। बता दें कि बंगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी CRPF के जवानों पर है। भारत ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान में होने वाली राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक में जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष को न्योता नहीं दिया गया तो वो इस मीटिंग का बहिष्कार करेगा। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में विधानसभा स्पीकरों की बैठक में ये फैसला लिया गया। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कानूनों का उल्लंघन है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने इस मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश की बाकी सभी विधानसभाओं के स्पीकरों को निमंत्रण भेजा है। इसे पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर मुद्दे को नए सिरे से गरमाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं भारत का कहना है कि या तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष को न्योता दिया जाए या फिर कार्यक्रम का स्थान ही बदल दिया जाए। इस महीने होने वाली NSA स्तर की बातचीत में भारत मुंबई हमले से लेकर गुरदासपुर और उधमपुर हमलों तक के सबूत पाकिस्तान के सामने रखेगा। सूत्र बताते हैं कि भारत 23 अगस्त को होने वाली NSA की बैठक के लिए एक लंबा चौड़ा डॉजियर तैयार कर रहा है। इस डॉजियर में भारतीय सरजमी में आतंक फैलाने की पाकिस्तानी कोशिश का पूरा कच्चा चिट्ठा होगा। इसमें तमाम आतंकी हमलों की डिटेल्स, उन हमलों में पाकिस्तान का रोल, आतंकियों के पास से मिले पाकिस्तानी सामान, उनका ISI कनेक्शन, जिंदा आतंकी का कबूलनामा समेत सारी बातें होंगी। यही नहीं, भारत पाकिस्तान को अपने मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट भी देगा। NIA ने पाकिस्तानी आतंकी नवेद को लेकर FIR दर्ज कर ली है और उससे पूछताछ का सिलसिला जारी है। NIA ने इन्वेस्टिगेशन की कमान SSP रैंक के अधिकारी अतुल गोयल को दी है। इस बारे में खबर ये है कि NIA की टीम हमले की जगह जाकर वहां भी जांच और सबूत को पुख्ता करेगी। लोकल लोगों से बात कर रही है और उनके बयान भी ले रही है। सूत्र बताते हैं कि आतंकी नवेद और उसके मारे गए साथी आतंकी मोमिन ने हमला करने से 1 हफ्ता पहले जम्मू का चक्कर लगाया था। मोमिन ने कहा था कि जम्मू और उधमपुर के बीच वो लोग यात्रियों पर हमला करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच पहली बार होने वाली NSA स्तर की बातचीत से पहले पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर का राग अलापा है। पाकिस्तान ने कहा है कि कश्मीर बातचीत का अहम हिस्सा है।
सरताज अजीज ने कहा है कि भारत के साथ बातचीत में पाकिस्तान को किसी किस्म की शर्त मंजूर नहीं होगी। अजीज ने बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ तमाम आपसी मुद्दों पर रचनात्मक, लगातार, बिना शर्त और नतीजों वाली बातचीत चाहता है। उधमपुर आतंकी हमले में शहीद हुए जवान रॉकी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ यमुनानगर में उनके पैतृक गांव में किया गया। शहीद रॉकी का शव जैसे ही उनके गांव रामगढ़ माजरा पहुंचा, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। शहीद रॉकी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार के मौके पर बीएसएफ के डीआईजी के भूलिया ने परिवार को 10 लाख रुपए देकर सम्मान किया। हरियाणा सरकार ने शहीद के परिवार को 20 लाख रुपए और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का ऐलान किया। इससे पहले मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक को परिजनों के गुस्से का शिकार होना पड़ा, जिसके बाद विधायक ने गांव में शहीद का स्मारक बनाने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए बीएसएफ के जांबाज शुभेंदु राय का पार्थिव शरीर पश्चिम बंगाल के बागडोगरा पहुंचा, जहां राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। 1993 मुंबई बम धमाकों का दोषी याकूब मेमन से हमदर्दी जताने वाले जुबैर को गुरुवार रात इराक एम्बेसी के बाहर से हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जुबैर को वसंत विहार पुलिस थाने लाया गया। इराक एम्बेसी से पुलिस को फोन आया था कि एक शख्स एम्बेसी के बाहर खड़ा होकर आईसिस और वीजा को लेकर बात कर रहा था, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और उसे हिरासत में लिया। पुलिस, स्पेशल सेल और एजेंसियों की एक ज्वाइंट टीम जुबैर से पूछताछ कर रही है। सूत्र बताते हैं कि जुबैर की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं को देखते हुए पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस और लोगों के बीच हुई झड़प में 2 लोग जख्मी हो गए। प्रदर्शन के दौरान गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। बचाव में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग के दौरान लड़के के पेट में गोली लगी है। दरअसल पुलवामा में 2 दिन पहले सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक स्थानीय आतंकी को मार गिराया, जिससे नाराज लोग सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बार फिर से आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के झंडे फहराए गए। जामा मस्जिद में नमाज के बाद कुछ लोगों ने झंडे फहराए। पठानकोट में बीजेपी सांसद विनोद खन्ना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। यही नहीं, शहर में जगह जगह विनोद खन्ना के लापता होने के पोस्टर भी चिपकाए गए हैं। दरअसल पठानकोट के लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि गुरदासपुर आतंकी हमले के 12 दिन बीत जाने के बाद भी विनोद खन्ना पीड़ित परिवारों का हाल तक जानने नहीं पहुंचे। इसी बात से नाराज होकर लोगों ने विनोद खन्ना के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली में होंगे। यहां वो बिहार के लोगों का दिल्ली में दिए गए योगदान पर एक आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। नीतीश कुमार ने कल पटना में बिहार म्यूजियम का उद्घाटन किया। इसी मौके पर उन्होंने इशारों ही इशारों में पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरा डीएनए बिहार का डीएनए है, काम करना ही हमारा डीएनए है। सोनिया गांधी ने ललित मोदी कांड पर सुषमा स्वराज की संसद में दी गई सफाई को ड्रामा बताया। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सुषमा जी ने जो किया चोरी छुपे किया। सोनिया और राहुल गांधी के हमले पर बीजेपी और मोदी सरकार खुलकर मैदान में उतर गई। स्मृति ईरानी ने कहा कि सुषमा स्वराज को ड्रामेबाज कहना जनमत का अपमान है। संसद के बाहर गांधी मूर्ति के पास शुक्रवार को भी कांग्रेस ने धरना दिया। अपने 25 सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस समेत दूसरे दलों के नेता धरना दे रहे हैं। वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। अब तक मानसून सत्र के 14 दिन बर्बाद हो चुके हैं। संसद ना चली है और ना ही इसमें जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण बिल पास हो पाए हैं। दूसरी तरफ जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। सदन ना चल पाने से जनता की गाढ़ी कमाई के अब तक 120 करोड़ से ज्यादा बर्बाद हो चुके हैं। कांग्रेस सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है, तो उधर सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई इस्तीफा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी खुलकर सुषमा स्वराज के समर्थन में उतर आई है। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि वो सदन में दिए गए सुषमा के बयान का समर्थन करते हैं। मुलायम सिंह यादव के भाई और समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का समर्थन करते हुए कहा है कि वो पहले भी सुषमा स्वराज के बयान के साथ थे और आज भी हैं। वहीं बीएसपी ने सुषमा के बयान से असहमति जताते हुए कहा कि सुषमा को मानवता नहीं, कानून के नजरिए से काम करना चाहिए था। संसद में टकराव के बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार पर नागा समझौता को लेकर नया मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर के मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर नागा समझौते पर पीएम मोदी को निशाने पर लिया। इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र को चेतावनी दी है कि वो इस समझौते के तहत अपनी 1 इंच भी भूमि नहीं देंगे। कांग्रेस ने कहा है कि वो नागा समझौते का स्वागत करती है, लेकिन जिस तरह से उत्तर पूर्व के 3 राज्यों को अंधेरे में रखा गया वो देश के संघीय ढांचे के मूल्यों के खिलाफ है। वहीं बीजेपी ने कहा कि इससे कांग्रेस की नकारात्मक छवि का पता चलता है। हरियाणा के नारनौल के गांव धरलेला में दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि दीवार गिरने से करीब 100 मजदूर मलबे में दब गए। इनमें से 11 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 जख्मी हुए हैं। इनमें से 8 की हालत गंभीर है।
बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब पुराना क्रशर तोड़कर वहां पर नया क्रशर बनाया जा रहा था। हरियाणा सरकार ने मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को लॉन्च करते हुए कहा है कि हैंडलूम गरीबों की ताकत बन सकता है और हमें इंडियन प्रोडक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। तमिलनाडु सरकार को बधाई देते हुए मोदी ने कहा कि हैंडलूम डे इस सेक्टर को नई ताकत और एनर्जी देगा। इस मौके पर पीएम ने कहा कि भारत में कई हैंडलूम प्रोडक्ट तैयार होते हैं, हमें अपनी रूटीन लाइफ में इसका यूज जरूर करना चाहिए। मुंबई में मेट्रो का किराया 40 रुपए के मुकाबले अब 110 रुपए तक बढ़ जाएगा। दरअसल किराया बढ़ाने से रोकने की एमएमआरडीए की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मुंबई में घाटकोपर से वर्सोवा के बीच चलने वाली मेट्रो का किराया 10 रुपए से 110 रुपए तक करने का प्रस्ताव है, जबकि पहले ये किराया 10 से 40 रुपए तक का था। मेट्रो के किराए में भारी बढ़ोतरी के साथ ही इसका सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। मुंबई मेट्रो का संचालन मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड करती है। गाजियाबाद में दंगों की तैयारी में जुटी यूपी पुलिस के ज्यादातर हथियार चल ही नहीं पाए। दरअसल मुरादनगर में गाजियाबाद पुलिस दंगा और आपदा की तैयारी की समीक्षा के लिए जुटी हुई थी। इस दौरान जब हथियारों की जांच के लिए उसे चलाया गया तो हाईटेक यूपी पुलिस की एंटी रॉयड्स गन नहीं चली। इसके अलावा देखा गया कि यहाँ पे बारूद और गैस गन भी नहीं चल पाई। बड़ी बात तो ये है कि दंगों की हालत में भीड़ को तितर बितर करने के लिए सबसे कारगर रबड़ बुलेट गन और आंसू गैस के गोले और ग्रेनेड तक भी नहीं चल पाए। फरीदाबाद में फैक्ट्री से काम कर लौट रही दो बहनों को एक मनचले ने चाकू मारकर घायल कर दिया। बाद में यहां पे गोलू नाम के आरोपी ने खुद को भी चाकू मारा और अस्पताल जा पहुंचा। घायल लड़कियों के मुताबिक एक बाइक सवार ने आरोपी को अपनी बाइक पर बैठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पहले एक लड़की पर हमला किया था और उसके बाद जब उसकी बहन बचाने आई तो उसने उस पर भी चाकुओं से हमला कर दिया। इससे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस हमले में अब लड़की को दिल्ली रेफर कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने छेड़खानी की घटना पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन मजनू की शुरुआत की है। अभियान के तहत महिलाओं पर गलत नजर रखने वाले लोगों को पकड़ा जा रहा है। महिलाओं के लिए संवेदनशील जगहों पर ऐसे लोग को पकड़ने के लिए सादी वर्दी में महिला कांस्टेबल को तैनात किया गया है, ताकि छेड़खानी जैसी घटना अंजाम देने वाले लोगों की पहचान कर सके और मौके पर उन्हें पकड़ा जा सके। पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने अभियान के पहले दिन करीब 200 ऐसे लोगों को पकड़ा। पुलिस ने पकड़े गए लोगों को समझा बुझाकर और चेतावनी देकर छोड़ा। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में सरकारी स्कूल की छत गिरकर यहां पे 11वीं के एक छात्र रवि पर गिरी और वहां पर उसकी मौत हो गई। छात्र की मौत से गुस्साए परिजनों ने स्कूल पर जमकर धावा बोला। अपने परिवार का इकलौता बेटा रवि रोजाना की तरह इवनिंग शिफ्ट में स्कूल गया था, लेकिन उसके पिता को शाम करीब 5:30 पर सूचना मिली कि उनका बेटा रवि स्कूल की छत से गिर गया है। रवि को यहां पर गुरु तेग बहादुर अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही की वजह से छत की गिरने से यहां पे मौत हुई है। उत्तराखंड के रामनगर में एक लड़की अपने रिश्तेदार के साथ घूमने आई थी, लेकिन उसके साथ 6 मनचलों ने छेड़छाड़ की। उसके रिश्तेदार ने जब छुड़ाने की कोशिश की तो मनचलों ने उसको भी पीटा। छेड़छाड़ और मारपीट का वीडियो सामने खड़े एक शख्स ने अपने मोबाइल में उतार लिया और बाद में लोगों ने किसी तरह लड़की को बदमाशों के चंगुल से बचाया। राजस्थान के अलवर में नदी में अवैध खनन कर रहे माफिया को किसानों ने रोकने की कोशिश की तो एक किसान को जेसीबी से कुचलकर मार डाला गया। अलवर के रामगढ़ के चिड़वाई गांव में नदी से मिट्टी की अवैध खुदाई की जा रही थी। इस खनन को किसानों ने रोकने की कोशिश की। एक किसान सूरज की अगुवाई में खनन रोकने पहुंचे किसानों पर जेसीबी के जरिए माफियाओं ने हमला बोल दिया। बाकी किसानों ने तो भागकर जान बचाई, लेकिन सूरज जेसीबी से कुचला गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नोएडा प्राधिकरण के निलंबित चीफ इंजीनियर यादव सिंह और यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। यादव सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका खारिज की है। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट से यहां पे मांग की थी कि इस मामले की जांच सीबीआई नहीं बल्कि राज्य सरकार करे। नोएडा में शराब कारोबारी और बिल्डर सचिन दत्ता के घर पर बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने छापा मारा। सचिन दत्ता पर करीब 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सचिन दत्ता पर आरोप है कि वो गलत तरीके से बिजली बिल में छूट ले रहे थे। दरअसल सचिन के पिता बिजली विभाग में थे, जिसकी वजह से उन्हें बिल में छूट मिलती थी, लेकिन बाद में सचिन ने पिता की संपत्ति अपने नाम करा ली थी। नोएडा के शराब कारोबारी सचिन दत्ता जब सुर्खियों में आए तो उन्होंने महामंडलेश्वर की यहां पे पदवी ग्रहण कर ली। उसे लेकर हंगामा खड़ा हुआ और बाद में संत समाज की आपत्ति के बाद अखाड़ा परिषद ने उन्हें महामंडलेश्वर पद से हटा दिया। गोवा के लुइस बर्जर घूसकांड में पुलिस ने रायचंद सोनी नाम के हवाला ऑपरेटर को गिरफ्तार किया। पुलिस को शक है कि घूस की रकम हवाला के जरिए आई है और इस केस में चौथी गिरफ्तारी हुई है।
इससे पहले लुइस बर्जर के वाइस प्रेसिडेंट सत्यकाम मोहंती को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। ये मामला पणजी के सेशन कोर्ट में चल रहा है। ईडी की पूछताछ के मामले में पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनका कहना है कि गुरुवार को ही पूछताछ में ईडी उनके जवाब से संतुष्ट है। दरअसल गुरुवार को राहत फतेह अली खान से 10 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। उन पर फेमा के कानून का उल्लंघन का आरोप है। सजाए मौत को लेकर देश में जारी बहस के बीच त्रिपुरा विधानसभा ने मृत्युदंड के खिलाफ प्रस्ताव एक मत से पारित कर इसे केंद्र के पास भेज दिया है। इसमें मृत्युदंड को खत्म कर इसकी बजाय आजीवन कारावास की सजा को लागू करने की बात कही गई है। ये अपील की गई है कि देश में दुर्लभ मामलों में ही मृत्युदंड की सजा दी जाती है, लेकिन मानवता को ध्यान में रखते हुए इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। मुंबई में पहली क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के ने अपने साथी छात्र की आंख में कैंची मारकर उसे फोड़ दिया। इन बच्चों में टिफिन को लेकर झगड़ा हुआ था, जिस पर एक छात्र ने दूसरे की आंख फोड़ दी, जिससे उसकी आंख की रोशनी चली गई है। पीड़ित परिवार के मुताबिक ज्यादा चोट आने के कारण अब बच्चे की आंख के रेटिना को ट्रांसप्लांट करना होगा। पीड़ित परिवार अब स्कूल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहा है। ये वडोदरा की तस्वीरें हैं। वडोदरा में नगर निगम की तरफ से मुफ्त में बांटे जा रहे डस्टबिन के लिए लोगों में लूट मची। नगर निगम ने उन लोगों को डस्टबिन बांटने की योजना बनाई थी जिन्होंने वक्त पर अपना हाउस टैक्स भरा था, लेकिन इससे पहले कि डस्टबिन लोगों को बांटे जाते निगम के दफ्तर में लूट मची। श्रीलंका प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ अभ्यास मुकाबले में भारतीय टीम 351 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में उतरी श्रीलंकाई टीम ईशांत शर्मा के आगे 121 रनों पर धराशायी हुई। ईशांत ने 4 बल्लेबाजों का खाता तक भी खुलने नहीं दिया। टीम इंडिया के कप्तान MS धोनी आगरा में आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर में पैराशूट जंपिंग सीख रहे हैं। सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि पा चुके धोनी की ये ट्रेनिंग 10 से 15 दिन तक चलेगी। सलमान खान ने पब्लिक डिमांड पर हीरो फिल्म का टाइटल ट्रैक एक दिन पहले ही रिलीज कर दिया। ये गाना खुद सलमान खान ने गाया है और फिल्म के प्रमोशन में इस गाने का इस्तेमाल होगा। जैकलीन फर्नांडिस का कहना है कि वो अर्जुन कपूर की बहुत अच्छी दोस्त हैं, उन्हें डेट नहीं कर रही। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो और अर्जुन सिर्फ दोस्त हैं। कई दिनों से ये अफवाहें थी कि दोनों का अफेयर है। अपने एनजीओ का लोगो दीपिका ने ट्विटर पर लॉन्च किया। फाउंडेशन अगेंस्ट डिप्रेशन का नाम है इस एनजीओ का और ये डिप्रेशन के शिकार लोगों का इलाज करती है और उनको मदद करती है। दीपिका बड़े पैमाने पर इसका विस्तार भी करना चाहती हैं। श्रुति हसन ने अब अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है। उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम है इसीद्रो और ये अभी सिर्फ शॉर्ट फिल्में ही बनाता है। फिल्म तमाशा का आखिरी शेड्यूल पूरा कर लिया गया है। इम्तियाज अली की ये फिल्म 27 नवंबर को रिलीज होगी, जिसमें एक बार फिर दीपिका और रणबीर साथ में नजर आएंगे।